नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का, जहां आज हम आपको बताएंगे कि बंगाल में जहां बाबरी मस्जिद का निर्माण कल से शुरू होना है, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कयामत की याद दिलाई है। इसके बाद हम आपको खबरदार करेंगे 2027 में योगी अखिलेश की लड़ाई से जो अयोध्या पर आमने सामने आए। फिर कानपुर की लैम्बोर्गिनी कांड में किस तरीके से एक नया ट्विस्ट आया है, उससे हम आपको खबरदार करेंगे। और साथ ही लौटकर भारत से खेलने को तैयार हुए पाकिस्तान में किस तरीके से एक बार फिर हार का बम पाकिस्तानियों ने आसिम मुनीर के सामने फोड़ा है, वो बताएंगे। और आइए आपको अब सबसे बड़ी सियासी खबर से खबरदार करते हैं। खबर कयामत से कयामत तक की जुबानी जंग की, जिसका असर उत्तर प्रदेश से बंगाल तक पड़ना तय है। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था, वो कयामत की बात कर रहा है। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है। जब उल्टी बहेगी तो यूपी के आते आते आप बाहर हो जाएंगे। जब संकट आता है तब राम याद आते हैं। केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। बीजेपी के उत्थान में राम मंदिर आंदोलन का, राम मंदिर निर्माण का बहुत बड़ा रोल है। बाबरी विध्वंस के बाद जो राजनीति शुरू हुई, उसने बीजेपी को एक तरीके से हिंदू हित का पैरोकार बना दिया। इसीलिए जब बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात हुई तो सीधे सीधे यह कहा गया कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरी राजनीति को और हवा दे दी जब उन्होंने यह बयान दिया कि कयामत के दिन तक भी बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। 6 दिसंबर 1992 वो तारीख जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है और भारतीय राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। जो बाबरी मस्जिद बीजेपी के राजनीतिक उत्थान की वजह बनी, उसी बाबरी मस्जिद का जिक्र बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, हर बाबरी प्रेमी को चेतावनी देते हुए, ये कहते हुए कि कयामत के दिन तक भी बाबरी ढांचा अब दोबारा नहीं बनेगा। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है, कोई संदेह है। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। बाबरी मस्जिद को गिरे हुए 34 साल बीत चुके हैं, फिर भी अब तक इस घटना का यूपी से लेकर बंगाल तक बड़ा राजनीतिक असर है। जिस पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से एक नई मस्जिद बुधवार से बनाई जा रही है, उसकी पहली ईंट रखे जाने से पहले ही बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू संगठन और टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर एक दूसरे को खुलेआम ललकारते हैं। बाबरी मस्जिद নিয়ে অনেক সমালোচনা, অনেক আলোচনা, অনেক বিরোধিতা, বিশেষ করে রাজ্যের শাসক দলের একটা অংশে এবং মুসলিম সমাজের একটা মাইনরিটি যারা তৃণমূলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। देखिए, अनुमति तो हम लोग को बिल्कुल नहीं मिली है, तो हम लोग रुक गए हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो हम लोग जा नहीं सकते। पर ये हमारा एक छोटा सा गुट है जो रुका है, और भी जगह से और हर जिले से आदमी पहुंच रहा है, और कल 10 से 12 हजार आदमी पहुंच जाएगा। और आज नहीं तो कल हमें परमिशन जरूर मिलेगी जाने की, क्योंकि वो जो एक जिहादी आदमी है जो इस तरीके की बातें कर रहा है, और हमारे योगी जी जो है बिल्कुल हमारा सपोर्ट करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बाबरी पर एक बार फिर देश में बड़ा सियासी टकराव होने जा रहा है? हुमायूं कबीर और हिंदूवादी संगठन आमने सामने होते हैं तो क्या होगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल 2027 के चुनाव को लेकर है, क्योंकि जिस तरह योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव बाबरी मस्जिद को लेकर एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि अगले साल होने वाले चुनावों में
बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे के बाद कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे के नए नारे के साथ चुनाव में हमलावर होते हैं। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। बाबरी मस्जिद के बहाने योगी का ये याद दिलाना बहुत अहम है कि जो बाबरी को दोबारा बनाने के लिए कानून तोड़ेगा उसे वो जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पीढ़ियां याद करेंगी। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि जब बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में बन ही नहीं रही, जिस बाबरी मस्जिद को लेकर हंगामा हो रहा है वो तो हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में बना रहे हैं, तब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में क्यों ऐसी चेतावनी दे रहे हैं? उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। योगी आदित्यनाथ के बाबरी मस्जिद को लेकर कयामत वाले बयान की टाइमिंग काफी अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही एक मौलाना ये कहते सुने गए थे कि बाबरी मस्जिद भले ही जमींदोज हो गई हो, लेकिन वो कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। जर्जिश अंसारी ने यह बयान पश्चिम बंगाल में दिया। बाबरी नाम से मस्जिद बनाए जाने का विरोध किया, लेकिन इसने बंगाल से उत्तर प्रदेश तक बाबरी को लेकर सियासत को एक नया मोड़ दे दिया। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो, लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे, वो रहेगी मेरी। अगर से तुम्हारे पास है लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद, वो एक है, वो रहेगी। बाबरी मस्जिद को लेकर दो पार्टियों की राजनीतिक पहचान सारे देश में बनी। राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को हिंदुवादी पार्टी की पहचान दी, तो 1990 में मुलायम सिंह की सरकार के दौरान कार सेवकों पर चली गोली के बाद यूपी में मुसलमानों की पसंद की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। करीब 4 दशक बाद भी इस पहचान के इर्द गिर्द ही राजनीति होती है, जिसमें पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम से बन रही मस्जिद की वजह से नया उबाल आता है। हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों FIR नहीं कराई अभी तक? उत्तर प्रदेश के अंदर आप बाहर के लोगों की FIR करा दे तो अपने यहाँ कराओ FIR उसके खिलाफ। तो बाबरी मस्जिद को लेकर बीजेपी यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी संदेश दे रही है, बता रही है कि जिस उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है वहां बाबरी के गिरने के बाद उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, वहीं जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज है वहां पर बाबरी मस्जिद बनाकर तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है। हिंदुओं को सरेआम धमकी देने वाले हुमायूं कबीर को खुली छूट दी जाती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। इसी फर्क को समझाने के लिए योगी बाबरी मस्जिद चाहने वालों को खबरदार करते दिखते हैं। मंगलवार दोपहर अखिलेश यादव संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं। लगभग उसी वक्त पर दिल्ली से 560 किलोमीटर दूर योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं, और इसी में छिपा है 2027 का उत्तर प्रदेश का ट्रेलर। सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में
अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आई होंगी। अयोध्या में भगवान राम का, उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। केवल मंदिर नहीं तोड़े गए सभापति महोदय, एक एंटीक बेल डोनेटेड बाय नेपाल नरेश, जो घंटा बजता था, सभापति महोदय, जो घंटा बजता था, नेपाल नरेश जिन्होंने गिफ्ट किया था, वो घंटा भी लापता है। आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है। आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहां बैठे हैं? कहां है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहां नहीं बैठा सकते, आपको यहां बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेका दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। चुनाव जीतने के लिए सोचिए, एक 72 साल के बुजुर्ग पर मोईद खान साहब, आप जानते होंगे आपके क्षेत्र में, मदरसा टाउन एरिया, चुनाव जीतने के लिए इनकी सरकार के लोगों ने झूठा फंसाया। ये सब जुमला है, जुमला। झूठा फंसाया, और इसलिए फंसाया कि वो मुस्लिम है, इसलिए फंसाया। 72 वर्ष के बुजुर्ग को 19 महीने जेल में रखा गया। समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया, और केवल इसलिए कि चुनाव जीत जाए आप, अयोध्या का चुनाव जीत जाए, क्योंकि अयोध्या का चुनाव आ रहे थे आप लोग। मैं अयोध्या की महान जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स का समापन किया है। आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं, और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आपका विकास अयोध्या का तो मैं जानता हूं कैसा है, क्योंकि लोगों ने काशी को क्यूटे बनते नहीं देख पाए। अगर हम सब सदस्य हैं और हमारे प्रधान सांसद के संसदीय क्षेत्र को अगर हम क्यूटो न बना पाए, आप विरासत मिटा रहे हैं। वहां पर कई सौ पुरानी दाल मंडी, जिसमें केवल
वोट नहीं मिलता इसलिए दाल मंडी को आप डिमोलिश कर देंगे आप? क्या डेमोक्रेसी में हमारे बुलडोजर का कोई स्थान है क्या? हाई कोर्ट कहता है कि आप फैसला सुना सकते हैं क्या? कोर्ट कहता है कि आप कौन हो गए फैसला सुनाने वाले लोग? इस बीच संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह का विवाद चल रहा है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत तो हुई जनरल नरवणे जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष थे, उनकी एक अप्रकाशित पुस्तक को लेकर, लेकिन ये पूरा जो मामला है वो स्पीकर को हटाने के विपक्ष की बात तक पहुंच चुका। अब स्पीकर ओम बिरला कहते हैं कि वो सदन तब तक नहीं आएंगे जब तक इस प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय नहीं हो जाता है। इस बीच पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की पहली प्रतिक्रिया भी आई है। जिस किताब के अंश लोकसभा में पढ़ने को लेकर सरकार और विपक्ष में टकराव होता है, स्पीकर ओम बिरला को पीएम को सदन में न आने की सलाह देनी पड़ती है। नौबत लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाने तक पहुंचती है। उस किताब को लिखने वाले पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। प्रकाशन कंपनी पेंगुइन की पोस्ट को पूर्व आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करते हुए लिखा है, ये है बुक परिस्थिति। इससे पहले इस किताब की प्रकाशक पेंगुइन इंडिया की ओर से बयान जारी कर कहा गया, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्रकाशित नहीं हुई। इसकी कोई भी कॉपी पूरी या कुछ हिस्सा, चाहे छपा हो, पीडीएफ हो, ऑनलाइन हो, कहीं भी मिलता है तो उसे कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेंगुइन की इस प्रतिक्रिया के जवाब में कांग्रेस ने एमएम नरवणे का 2023 का सोशल मीडिया पोस्ट सामने रखकर दावा किया कि किताब तो 2024 में ही छप गई थी। General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? You have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief is telling the truth. कांग्रेस की इन दलीलों के बाद पेंगुइन ने नए बयान में कहा कि किताब छापने की योजना थी लेकिन छपी नहीं, जिस पर नरवणे ने भी अपनी मोहर लगाकर सरकार के दावे को मजबूत किया कि ये किताब अप्रकाशित है। इसी आधार पर लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोका गया। सरकार और विपक्ष में बात बिगड़ी। विवाद की आंच स्पीकर ओम बिरला तक जा पहुंची, जिन्हें हटाने के लिए विपक्ष के 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। हालांकि पहली बार जो नोटिस दी गई उसमें स्पीकर के खिलाफ अविश्वास की जो घटनाएं गिनाई गई उनकी तारीख 2025 के साल के साथ लिखी हुई है, जिससे विपक्ष की किरकिरी हुई। हालांकि बाद में उसे वापस लेकर सही तारीखों वाला नोटिस सौंपा गया। स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर अभी सभी विपक्षी दलों का समर्थन नहीं, लेकिन इतना तय है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की खाई बहुत गहरी है। निशाने पर लोकसभा अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री भी। हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए, आप एक किताब लेने से डर गए। क्या आचरण था? हम सब लोग एमपी तो हैं, हम कोई टेररिस्ट हैं कि आपको हमसे डर लग रहा था? सब लोग सब एमपी हैं और सब एमपी अपनी बात कह रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं हो। स्पीकर को हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष का आरोप है लोकसभा स्पीकर विपक्ष के साथ पक्षपात करते हैं। विपक्षी दलों को बहस के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता, बोलने की मंजूरी नहीं देते। विपक्ष आरोप लगाता है कि उनके नोटिसों को चुनिंदा तरीके से स्वीकार किया जाता है। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो विपक्ष का दावा है कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों को हमेशा विशेषाधिकार मिलने का भी आरोप लगाया जाता है। विपक्ष ने स्पीकर के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमले की योजना बना रही थी। विपक्ष ने इस आरोप को निराधार बताते हुए स्पीकर से स्पष्टीकरण और सबूत की मांग की, जबकि किरण रिजिजू की तरफ से इस घटना का एक नया वीडियो पेश किया जाता है। राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस के टीम ने जानबूझ करके महिला सांसदों को आगे भेजा और बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का प्लान बनाया। हम लोग अपने सांसदों को रोकते हैं ताकि वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। हमारा नेताओं के सोच और कांग्रेस के नेताओं के सोच में कितना अंतर है। कांग्रेस पार्टी जैसा इतना नीच स्तर में जाएंगे मैंने कल्पना नहीं किया था कभी भी। भारतीय संविधान में लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया है। इसे तकनीकी रूप से महाभियोग नहीं कहा जाता। संविधान में स्पीकर को हटाने का जिक्र अनुच्छेद 94C के तहत दिया जाता है।
इसमें कहा गया है कि स्पीकर को लोकसभा के प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। प्रस्ताव के लिए 50 सांसद, तो स्पीकर को हटाने के लिए 543 में से 272 सांसदों का चर्चा के बाद हर हाल में समर्थन जरूरी है। बड़ी बात यह कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के 292 सांसद हैं, तो विपक्ष के 234। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद स्पीकर ओम बिरला प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने तक सदन नहीं जाएंगे। और अब कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड में जो नया ट्विस्ट आया है उससे आपको खबरदार कर दें, क्योंकि पहले तो वहां पर पुलिस के ढुलमुल रवैये को लेकर कटघरे में उन्हें खड़ा किया गया। उसके बाद पुलिस ने कहा कि वो हर संभव प्रयास करके जल्द से जल्द इस पूरे मामले में न्याय देंगे। लेकिन इस बीच हुआ ये कि शुरुआत में आनाकानी करने के बाद जो कानपुर के अरबपति कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को दोषी पुलिस ने बनाया था, अब जो कारोबारी हैं उनकी तरफ से यह बयान आया है कि उनका बेटा नहीं बल्कि उनका ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा था। इस सब के बीच पुलिस को यह भी अभी नहीं पता चला कि जो आरोपी है वो कब कानपुर से दिल्ली चला गया। कानपुर का लैम्बोर्गिनी केस, जहां टक्कर वाले दिन ड्राइवर पुलिस की नजर में पहले अज्ञात होता है। पुलिस पर सवाल उठने पर ड्राइवर अरबपति कारोबारी शिवम मिश्रा बताया जाता है। तीसरे दिन तक कहानी यू टर्न ले लेती है। मोहन नाम का आदमी परिवार की तरफ से कोर्ट में लाया जाता है। कहा जाता है कि साहब, गाड़ी शिवम नहीं, मैं मोहन चला रहा था। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने हाजिर होकर के अपनी जमानत कराने का प्रार्थना पत्र दिया और गाड़ी रिलीज की एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगी है। सर, शिवम मिश्रा का क्या रोल है? शिवम मिश्रा और ड्राइवर दोनों लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उससे एक दिन पहले गाड़ी को बनाने वाले कुछ लोग आए थे और वो उसका ड्राइवर का कहना ये है कि गाड़ी में अचानक साइड से एक टेम्पो वाले ने टक्कर मारी और उसके बाद बगल में एक मोटरसाइकिल खड़ी तो उससे इनकी गाड़ी टकरा गई। इतना ही मुझे बताया ड्राइवर ने। गाड़ी एक दिन पहले उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो बाहर से ठीक करने के लिए ड्राइवर आए थे, मतलब वहाँ के मिस्त्री आए थे लैम्बोर्गिनी कंपनी से। तो उन्होंने उस गाड़ी में जो भी ठीक किया, दूसरे दिन बेटा जो है अपने ड्राइवर को साथ लेके उसके ट्रायल पर निकल गया। जरा ट्रायल करके देख लेते हैं। पिता और उनके बेटे के वकील की दलीलें हैं। गाड़ी तो वो ड्राइवर चला रहा था जिसका इस कांड में प्रकटोत्सव तीसरे दिन होता है। बाकी कानपुर के कमिश्नर रघुवीर लाल दावा करते हैं ड्राइवर तो तंबाकू के बड़े कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा ही है। जो तौफीक जो इंजर्ड था उनकी एप्लीकेशन पे एफआईआर पंजीकृत होती है, जिसमें गाड़ी का नंबर होता है केवल और ड्राइवर का डिटेल नहीं होता है। हमारी टीम उसमें, हमारा जो विवेचक है इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में वो सीसीटीवी फुटेज और लोगों के उसके डिटेल होगा और गाड़ी का डिटेल लेकर के हमें पता लग जाता है ये गाड़ी किसकी है और गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था। इनकी विवेचना में उनका नाम आया है तो हमारे पास पुख्ते सबूत होंगे, इसके आधार पर उनका नाम आया। तो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, शिवम मिश्रा कर रहे थे। उनका अधिवक्ता कुछ भी कहें, लेकिन हमारी जांच में शिवम मिश्रा जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और उन्हीं के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल की बातें सुनकर आपको लगेगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यकीन मानिए इस मामले में कुछ नहीं होना भी है तो अब सिर्फ दावा है कि दिखावे के लिए होना है, जहां पीड़ित परिवार कमिश्नर को ही झूठा बता देता है। सर गलत बोल रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, पुलिस बोल रही है वो भी गलत बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। फिलहाल कानपुर केस लैम्बोर्गिनी कांड ने बता दिया, अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति और ऊंचे संपर्क हैं तो आप उस टक्कर को मारकर भी बच सकते हैं जहां कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही किसी की जान नहीं गई। वरना तो यूपी पुलिस आम आदमी के साथ क्या करती है इसको समझने के लिए एक मिर्जापुर का वीडियो दिखाते हैं, जहां मंदिर परिसर में एक दिव्यांग दावा है भीख मांग रहा था। पुलिस का दावा है कि ये नशे में था। हालांकि इसकी किसी ने कोई जांच नहीं की, पर दिव्यांग भिखारी पर पुलिस की लाठी चलने लगी। अब कानपुर केस का सच सुनिए। कानपुर में पुलिस ने पहले ड्राइवर को अज्ञात रखना चाहा, फिर तुरंत मेडिकल कराने के लिए आरोपी तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाई, फिर आरोपी शिवम मिश्रा को उसके घरवाले इलाज के नाम पर दिल्ली भेज देते हैं और कानपुर पुलिस को हवा नहीं लगती। यहां तक कि पुलिस जब पूछताछ करने आरोपी के घर पहुंचती है तो अरबपति कारोबारी का दरवाजा तक नहीं खुलता। आप कहेंगे कैसे, तो इसका सबूत देखिए। 9 फरवरी को कानपुर के कमिश्नर रघुवीर लाल जब एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम जोड़कर बता रहे थे कि कानून सबके लिए बराबर होता है,
और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लंबोगिनी वाला है, छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने इसी बयान के वक्त 9 फरवरी यानी सोमवार को कमिश्नर क्या इनके एक पुलिस वाले को भी हवा नहीं थी कि लैम्बोर्गिनी से टक्कर मारने का आरोपी शिवम मिश्रा कहाँ है, कानपुर में है या कहीं बाहर चला गया। शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया है कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके घर हमारी पुलिस गई हुई है, पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इश्यू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, जब कमिश्नर साहब की पुलिस के जांच अधिकारी 9 फरवरी को आरोपी शिवम के घर पहुंचते हैं तो ऐसे गेट से झांकते हैं कि मानो रिक्वेस्ट करने पहुंचे हों। आईओ को भी घटना के 30 घंटे बाद पता नहीं था कि आरोपी कहां चला गया। यहां तक कि गेट भी कारोबारी के मिश्रा के घर का नहीं खुला था कि गौर टोली पुलिस आई हुई है यहाँ पर और जांच पड़ताल कर रही है। काफी देर से ये गेट खटखटा रहा है, लेकिन यहाँ से कोई भी गेट खोलने को तैयार नहीं हो रहा है। आप बहुत देर से गेट खटखटा रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा। क्या बात है, किस लिए आए हैं? अभी शिवम से संपर्क करने के लिए आए हैं। संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। किस लिए आप लोग आए हैं? अभी शिवम के ही तलाश में आए हैं। बातचीत नहीं हुई है, उन्हीं तलाश में आए हैं। तो उनके घर पे आए हैं? हाँ, उनके घर पे आए। तो सर कल नहीं आए थे क्या? तो नहीं आई थी ना, आज कहा गया होगा। अब हमें तो आज भेजा गया है, और भी लोग आए होंगे, आए थे जो भी है। अब हमें अभी तुरंत भेजा गया, तो इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं। अब देखिए हमारे सीनियर बता पाएंगे। कानपुर पुलिस की हालत ये थी कि ना तो सीनियर को कुछ पता था, न जूनियर को कुछ हवा थी, क्योंकि आरोपी के पिताजी ने अपने बेटे की बीमारी का हवाला देकर तब तक उसे कानपुर से दिल्ली इलाज के लिए भेज दिया था। तो वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे यहाँ इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा अभी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने। थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सेंस आने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर से कहा सब इनको क्या करना है, आप आ सकते हैं क्या? बोले मेरे उसके बाद जो है उनको आप वापस मेरे पास भेजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से कुछ लोगों के साथ इनको रवाना कर दिया। क्या ये सब सुनकर आपको अजीब नहीं लगता कि जिनके घर केवल 100 करोड़ की कारें होने का दावा होता है, उनका बेटा जब दावा है कार हादसे में आरोपी निकलता है, तो उस बेटे की तबीयत खराब होने का दावा करके कानपुर में तुरंत इलाज नहीं कराया जाता, बल्कि उसे कार से 6 घंटे की दूरी पर दिल्ली भेज दिया जाता है। वो तो बेहोश है, वहाँ एडमिट है दिल्ली में। क्या प्रॉब्लम है? उनको कुछ प्रॉब्लम है, दिल्ली में एडमिट है, चक्कर वक्कर आया था, जो भी था। चक्कर में तो कानपुर पुलिस है। एक तरफ अमीरजादे, दूसरी तरफ मीडिया के चुभते सवाल। करे तो क्या करे? जहां पिता दावा करता है, पुलिस धमका रही है और मीडिया डरा रहा है। नहीं खोला, मैं इसलिए कि डर रहा हूँ। मैं डर रहा हूँ। मैं आप लोगों से भी डर रहा हूँ। अरे गलत रिपोर्टें छप रही हैं, पुलिस अलग हमारे को धमका रही है। ये हमारी टीम ने प्रयास करा था कल, और अब विवेचक का संपर्क हो गया है। और उन्होंने कहा कि कल हम पूरे जो है हमारे घर की घेराबंदी हो रखी थी, डर के मारे हमने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो विवेचना में कोऑपरेट करने के लिए कह रहे हैं। उनको नोटिस दिया गया है, थाने पे आकर के अपना पक्ष रखेंगे, और जो भी उनको कहना है, अपने बच्चे की मेडिकल के बारे में कहना है, उनका क्या कहाँ रखा गया, उसका डिटेल जो है उन्होंने हमारी टीम से संपर्क कर दिया है, और उनका स्टेटमेंट होगा। और विवेचना में उनका पक्ष जानने के बाद तुरंत इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाएगी। चार्जशीट जल्दी हो जाएगी, बेल भी आरोपी को मिल जाएगी, लेकिन ये सवाल तो चुभता रहेगा ना कि कानपुर पुलिस की पुलिसिंग अरबपति के लिए शुरुआत में क्यों अलग रही। सिमर चावला, कानपुर आज तक। और अब बात पाकिस्तान की, जो दिन रात भारत के लिए गड्ढा खोदता है और वो खुद उसी में गिर जाता है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले याद करिए, जब बांग्लादेश को लेकर विवाद हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि वो बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा है और वो भारत के विरुद्ध अपना जो लीग मैच है वो नहीं खेलेगा। लेकिन उसके बाद अचानक उसने यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान मतलब वो देश जो अपनी हर हार को जीत बताता है, जो झूठ को सच बताकर बेचता है, बार बार बेशर्मी का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है। ये मोहसिन नकवी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। पूरा पाकिस्तान इन्हें लानत भेज रहा है, मुल्क की बदनामी करवाने के लिए कोस रहा है, लेकिन जनाब का कॉन्फिडेंस देखिए, मानो दुनिया जीत ली हो।
बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान ने 15 तारीख को भारत से होने वाले मैच का बायकॉट किया। बदले में जो कुछ भी मांगा, आईसीसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। भारत से खेलने के बदले में पाकिस्तान ने भारत से सीरीज खेलने की मांग की। आईसीसी की कमाई में ज्यादा हिस्सा मांगा, जो अभी 38% बीसीसीआई को मिलता है और 6% से कम पाकिस्तान। आईसीसी ने पाकिस्तान की किसी भी मांग को नहीं माना। फिर भी मोहसिन नकवी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो जीत गए हों। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे मानो अपनी बार बार बेइज्जती करवाने में मजा आता है। तभी तो इतना सब कुछ हो जाने पर भी दिखा ऐसे रहा है जैसे उसने भारत के साथ खेलने का फैसला करके कोई एहसान किया। शहबाज शरीफ के हवाले से जारी चिट्ठी में लिखा है कि हमसे बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई के क्रिकेट बोर्ड ने गुजारिश की थी। इन मौजूदा चुनौतियों में पाकिस्तान की लीडरशिप की जरूरत है। हम बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने तय किया कि 15 फरवरी को होने वाला मुकाबला खेला जाए। लेकिन इस चिट्ठी के पीछे छिपा कड़वा सच पाकिस्तान अपनी आवाम को नहीं बता रहा। पाकिस्तान ये नहीं बता रहा कि अगर उसने 15 फरवरी का मैच भारत से नहीं खेला होता तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। वो ये नहीं बता रहा कि उनकी क्रिकेट पर कई तरह के प्रतिबंध लग सकते थे। वो ये नहीं बता रहा कि आईसीसी ने उसकी हेकड़ी उतारी है। पाकिस्तान ये भी बताने से बच रहा कि आईसीसी ने पाकिस्तान की कई बेतुकी मांगों को भी नहीं माना है। अच्छा मैच होगा और इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक अच्छी मैच हुई है। कंपटीशन उतना नहीं हुआ है पिछले कई सालों में। आशा करेंगे कि पाकिस्तान अच्छा खेले, क्योंकि इंडिया के साथ बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। इंडिया बहुत अच्छी टीम है। पाकिस्तान को पहली बार मुंह की नहीं खानी पड़ी। इससे पहले साल 2023 के एशिया कप में उसने मांग रखी थी कि भारत पाकिस्तान आकर खेले, लेकिन भारत ने श्रीलंका में अपने मैच खेले। पिछले साल ये एशिया कप में वो मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने पर अड़ गया, लेकिन उसकी एक नहीं चली और अब T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने की उसकी जिद पूरी नहीं हुई और पीसीबी को यू टर्न लेना पड़ा। नहीं, ये ड्रामा चल रहा है। ये कभी मना कर देते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी मान जाते हैं और अपनी तसल्ली के लिए अब बांग्लादेश बोर्ड ने रिक्वेस्ट करी है, श्रीलंका ने करी है, इसलिए मान रहे हैं। हमने आईसीसी को दिखा दिया कि इंडिया की कितनी हेजेमनी है। तो ये सारे उनकी गलतफहमियां जो चल रही है उनके दिमाग में। क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्हें न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का। सचिन ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। अभी के लिए इतना ही।